जय हिंद दोस्तों। पोर्टेबल पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बनकर रेडी तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन इफेक्ट में ये 26 जनवरी को आया। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, संविधान की हम आज बात करेंगे। संविधान कैसे बना, टाइमलाइन देखेंगे हम इसका, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था जब ये बना था। इसको बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। विंस्टन चर्चिल ने तो बोल ही दिया था ना कि भारत चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत को सम्मिलित करना बहुत ही मुश्किल था। वो तो पटेल और नेहरू का दिमाग था, जज्बा था, और उन्होंने भारत को एक बना दिया। बहुत लोगों का बलिदान है हमारे संविधान में। हमारे सारे नागरिक को अधिकार है। कोई भी आपसे दादागिरी नहीं कर सकता, कोई भी आपको मार नहीं सकता। कुछ भी हो, संविधान आपको शक्ति देता है। आपके पास फंडामेंटल राइट है, बोलने की आज़ादी है, जो बहुत से देशों में नहीं है। दूसरे देश में जैसे रसिया, चाइना में जाइए, सरकार के खिलाफ कुछ बोल कर तो देखिए, उठाकर जेल में बंद कर देंगे आपको। क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास संविधान है, और हमारा संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हर किसी को न्याय देता है। हाँ, हम मानते हैं कि कभी कभी इंसाफ मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इंसाफ मिलता है। और हर कोई कानून के बारे में कैसे ये बना, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पोर्टेबल पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। शुरू करते हैं। हम अपने संविधान की बात करते हैं। हमारा संविधान जो है वो बहुत से देशों से मिलकर बना है। बहुत सारे देशों के कानून को पहले हमने एनालिसिस किया, उनको देखा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया। इसलिए तो हमारा कानून इतना बड़ा बना है, कुछ भी नहीं छूटा है। फ्लेक्सिबल कानून है हमारा। 100 से ज़्यादा बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, हर आर्टिकल को बदला जा चुका है। और पहले क्या होता था, सारी शक्तियाँ राजाओं के पास होती थी और धर्म के आधार पर सब कुछ होता था पूरी दुनिया में। और अगर रिटर्न की बात करें तो हमारे पास चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र तो था ही। और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी। बैटल ऑफ बक्सर, जब 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे राइट मिले और उसको बंगाल और नॉर्थर्न इंडिया की दीवानी राइट्स भी मिल गए। अब वो टैक्स भी वसूल कर सकते थे, साथ ही साथ वो आर्मी को भी कंट्रोल कर सकते थे और किसी भी राज्य में आर्मी को बैठा भी सकते थे। अब 1773 तक हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही पैसा कमा कर गए थे भारत से, तो उनके पास बहुत सारा धन था। तो वहाँ पे वो जाकर वहाँ के क्राउन प्रिंस को ने सोचा कि इन पर शिकंजा करना पड़ेगा। तो हमारे पहले कानून के रूप में आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, और जितने भी कानून पारित किए गए वो कंपनी की शक्ति को ख़त्म करने के लिए पारित किया गया। उसके बाद हर 20-20 साल में एक्ट आने लगा, और 1857 के बाद कंपनी की सारी शक्तियाँ छीन ली गई और भारत ब्रिटिश की ऑफिशियल कॉलोनी हो गई। भारत ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। और अब जब 1885 में कांग्रेस आई तो कांग्रेस को ब्रिटिश ने की सब्सिडी की तरह ही देखा जाता था। ब्रिटिश ने भी बोला भारत के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन 1885 से 1905 तक मॉडरेटर का फेस था। यहाँ आज़ादी की कोई बात नहीं होती थी। बहुत सारे मॉडरेटर लीडर का मानना था कि ब्रिटिश ही हमारे लिए नया सवेरा लाएंगे, यही हमारे अंधेरा दूर भगाएंगे। इनकी सभ्यता अच्छी है तो हमें इनको विलन की तरह नहीं देखना चाहिए, हमको उनके साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन कानून में बहुत गलती है। तो पहले कांग्रेस के लीडर कानून में रिप्रेजेंटेशन मांगते थे, वो आज़ादी नहीं मांगते थे। कांग्रेस कहती थी कि हमको चाहिए कानून में रिप्रेजेंटेशन, हम चाहते हैं कि भारत को हम रिप्रेजेंट करें। तो ये कांग्रेस की मांग थी। 1904 में पहली जेन्युइन कोशिश की गई भारत को कानून देने की, मिर्लो मॉन्टे रिफॉर्म से। और फिर
अल्टीमेटली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसमें क्या क्या किया, जो हमारे कानून बना 1950 में, उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत कुछ लिया है। फिर 1937 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली, उसमें कांग्रेस जीत गई। मुस्लिम लीग को कुछ नहीं मिला, मुस्लिम लीग का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा हमें अलग देश पाकिस्तान चाहिए और लाहौर रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, तो ब्रिटिश ने फाइनली मान लिया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान बना 1946। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और मुस्लिम लीग ने बोला लड़कर लेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अलग किया गया। पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, हमारी अलग बनी, और उसके 2 साल 11 महीने बाद हमको अपना संविधान यानी कानून मिला। और ये कानून लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन दी अर्थ था। बी.आर. अम्बेडकर को हमारे कानून का आर्किटेक्ट बोला जाता है, और हमने अपना कानून बहुत सारे देश के संविधान को पढ़कर बनाया। जैसे हमने 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से लिया, हमने फंडामेंटल राइट और प्रीमेम्बल अमेरिका से लिया, हमने बहुत सारे देश से बहुत कुछ लिया है। बहुत अच्छी बात है, हमने इतने सारे देशों की कानून से अच्छा कानून छांट कर निकाला है, इसलिए हमारा कानून परफेक्ट है। इसमें लूप होल दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ डाला हुआ है। ये सब इतिहास था। अब हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। बहुत सारे कोशिश होने लगे 1940 के बाद हमारे कानून के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि अगस्त ऑफर आया, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, फिर राजगोपालाचारी प्लान, फिर देसाई लियाकत पैक्ट, फिर कैबिनेट मिशन। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मुस्लिम लीग। भारत के लोग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के विरोध में थे, और कानून बनाने के लिए तो लोगों की ज़रूरत होती, कमेटी की ज़रूरत होती है, असेंबली की ज़रूरत होती। तो मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई। जब इलेक्शन हारी तो उसको लगा कि शायद मुस्लिम के राइट को ऑनर नहीं किया जाएगा, तो हमेशा वो इसमें अरंगा लगा रही थी। तो मजबूरन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के 2 टुकड़े करने पड़े, और पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और भारत की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कैबिनेट मिशन प्लान में दोनों के सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिजेक्ट कर दिया गया था। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। तो हमारा कानून 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में लाया गया। इसलिए हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कानून सॉवरेंट है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे पब्लिक को आगे रखा गया है। हमारे कानून में किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिल सकती। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करके सबूत पेश करना होगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट उसे रिहा कर देगी। हमारा कानून सबूत के आधार पर चलता है। हमारा देश कानून से चलता है, जो ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो है उसे एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया था। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, और उसके बाद 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर ज़्यादा बल दिया कि अब तो बनाओ असेंबली। फिर राजगोपालाचारी आए, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, और जब अगस्त प्रस्ताव आया तब ब्रिटिश ने माना कि हाँ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर अंतरिम सरकार बनी, जिसमें नेहरू की सरकार बनी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की अलग नहीं होगी। 16 मई 1946 को एक ही असेंबली होगी, और इसमें 389 मेंबर थे, जिसमें 292 स्टेट ब्रिटिश इंडिया के थे, और उसके बाद 93 प्रिंसली स्टेट। उस समय 2 भारत चल रहा था, एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट। अब इलेक्शन होती है, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली
और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73। जब 1946 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी और तभी दिक्कत हो गई और मुस्लिम लीग ने यहाँ से पाकिस्तान अलग देश चाहिए की मांग करने लगे और लास्ट में माउंटबेटन का जो प्लान आया, जिसको बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्लान बोला गया, और उसमें यह था कि भारत और पाकिस्तान अब दो देश बनेंगे और दोनों ही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। तो ये सब कुछ हुआ। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिला और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 जून को स्थापित हुई थी। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 जून को स्थापित हुई, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो टोटल 22 कमेटी बनाई गई और इसमें 8 कमेटी इंपॉर्टेंट है जो इस प्रकार है। पहला, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। उसके बाद दूसरा, यूनियन पावर कमेटी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड्स एरिया, इसके भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। फिर रूल्स ऑफ प्रोड्यूसर कमेटी, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर स्टेट कमेटी यानी कमेटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आई स्टीयरिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये 8 कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। और इसके बाद फर्स्ट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि टेम्पररी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन थे एवं वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी थे, यानी कि जिसका पूरा नाम है हरेंद्र कोमर मुखर्जी। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इन्होंने ही ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो 9 दिसंबर 1946 में इतिहास रचा गया, हमारी असेंबली काम करना शुरू कर देती है। अब देखते हैं टाइमलाइन क्या क्या हुआ। सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। फिर 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली मीटिंग हुई और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा और पार्लियामेंट को एड्रेस किया था JB कृपलानी ने। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। पार्टीशन के बाद 209 सीट ही रह गए थे 389 में से। फिर आता है 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और बाद में प्रस्तावना भी बनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया जिसे पिंगलई वेंकैया ने बनाया और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी एडॉप्ट किया गया था। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चले गए, लेकिन पार्टीशन का दर्द दे गए। कितने सारे लोग आए पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान गए और कितनी खूनी नरसंहार हुए। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 7 मेंबर थे और उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया और 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग हुई और इस बीच कई बार बहस हुई। 3 बार ड्राफ्ट भी पेश की गई, उसमें भी कमियां थी और हमारा पहला ड्राफ्ट था वो फरवरी 1948 को पेश किया गया था। दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 को पेश किया गया और अंतिम में 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया। और उसके बाद भारत संविधान से चलेगा तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और उसके बाद अभी तक संविधान में बदलाव होते जा रहे हैं। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे प्रारंभ में, अभी तो ये बढ़कर 448 हो गए हैं और 22 पार्ट
448 चले गए हैं और 12 शेड्यूल एवं 25 पार्ट्स भी हो चुके हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसी के बाद हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर 2 साल 11 महीने लगे थे इसमें और टोटल 6.4 मिलियन यानी कि 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे संविधान के निर्माण में। जी.वी. मालवंकर पहले स्पीकर बने थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वसुदेव मालवंकर। और उसके बाद देखते हैं कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट के अनुसार से चलता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करती है। सेंटर को ज़्यादा पावर है इसमें, और सबसे अच्छी बात हमें फंडामेंटल राइट है। ये हमारे सिटीजन के राइट देते हैं, ताकत देती है, पावर देती है। हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हैंड रिटन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा है। और उसके बाद शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर पेज को अच्छी कलाकारी से सजाया है। वैसे 8000 वर्ड हैं हमारे कानून में। और उसके बाद जैसे ही कानून को ड्राफ्ट किया गया 2000 बार इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट साइन हुआ था जिसमें 284 मेंबर थे और उसमें सिर्फ 15 महिला सदस्य ही थी। अब हम देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या क्या था। पहला, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति इलेक्ट किया हुआ नहीं था। वयस्क मताधिकार के द्वारा एक भी इलेक्ट करके नहीं आया गया था, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। दूसरा, सॉवरेंट बॉडी नहीं थी, यानी इसका मतलब ये अपना नहीं है। ब्रिटिश इंडिया ने जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया उसी से ये बहुत कुछ लिया गया। फिर टाइम बहुत कंज्यूम करता था। अमेरिका का संविधान मात्र 4 महीने में बनकर रेडी हो गया और हमने लगभग 3 साल ले लिए, तो इसके बारे में भी क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फिर चौथा, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, यानी सारे के सारे मेंबर सिर्फ कांग्रेस के थे हर स्टेट में, जब तक इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की स्थापना नहीं की गई। उसके बाद लॉयर एंड पॉलिटिशियन के डोमिनेशन। उसके बाद मेंबर जो भी थे वो सभी के सभी लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ये भी लॉयर थे, वल्लभ भाई पटेल लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे। और उसके बाद छठा देखते हैं, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, यानी कि हिंदू का बहुत, जबकि ऐसा नहीं था, माइनॉरिटी को भी सीटें दी गई थी इसमें। वैसे ये सब बाद में बदल दिया गया था। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, और आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें पोर्टेबल पाठशाला को, और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।